दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने जो ओरिजिनल डॉन जिनको मुंबई का कहा जाता है, करीम लाला की बात की। उनके रिलेशनशिप बनाने की बात की, कैसे रिश्ते बनाते थे, कैसे उनको पालते थे, संभालते थे। लेकिन कभी भी पॉलिटिशियंस के नज़दीक नहीं रहे। इसके बिल्कुल उल्ट जो वरदाराजन मुडलियार था, उसको पॉलिटिकल रिश्ते बनाने का बहुत शौक था। अ, अपनी जो क्राइम की एम्पायर थी, पूरा समझो पूरा आधा दादर, माटुंगा, किंग सर्कल, धारावी और नीचे तक जो बाद में एरिया छोटा राजन ने संभाला वर्धा के मरने के बाद, एक ज़माने में वो पूरा एरिया वर्धा भाई के नीचे आता था। वर्धा के भी जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, साथ में उसने तो ऑर्गेनाइज प्रॉस्टिट्यूशन के अड्डे भी बना दिए थे बस्तियों में। और उनका से जो उनकी कमाई आती थी सबकी, उसका हिस्सा रेगुलरली वर्धा को मिलता रहता था। उसके साथ साथ उसका जो मेन बेस था वो साउथ इंडियन कम्युनिटी थी। उसके लिए, उस कम्युनिटी के लिए उसने बहुत काम किया और मैक्सिमम लोग उसके साथ जो काम से जुड़े थे वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के ज़्यादा थे स्मगलिंग में। मतलब वर्धा एक ही ऐसा शख्स था जिसने क्राइम का कोई भी जो एक विंग होता है, एक शाखा होती है क्राइम की, वो नहीं छोड़ी। एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, समझौता करवाना लोगों के, उसमें से कमीशन लेना, सेटलमेंट, रियल एस्टेट के प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसा काम नहीं, मर्डर, पुलिस वालों से झगड़े, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो ये वर्धा राजन की एक ब्रेजननेस थी। उसको अपने ऊपर अहंकार बहुत था कि मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतना पैसा वो पुलिस वालों को देता था अपने एरिया में कि कोई पुलिस वाला उसके सामने सर उठा के खड़ा नहीं रह सकता था। जिस पुलिस स्टेशन में वर्धा जाता था, इंस्पेक्टर उसको अपनी कुर्सी देता था बैठने के लिए और खुद खड़ा रहता था। और उसी तरह से जो सीनियर स्टाफ था वो भी उसकी बहुत मानते थे। बजाय इसके कि पुलिस वाले अपने सीनियर के पास जाएं कि मेरी इस पुलिस स्टेशन से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए, वो वर्धा के पास जाते थे और वर्धा अपने लोगों के थ्रू मैनेज करता था उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र। कौन ऑफिसर कहाँ लगेगा, इसका फैसला सीनियर अधिकारी नहीं, वर्धा किया करता था। और वही कारण था कि इतने 10 साल तक वर्धा को बहुत बड़ी एक जिसको कह सकते हैं उसको मिली फैसिलिटी जो थी, वो कानून की तरफ से मिलती रही। कितने केसेस में वर्धा के खास आदमी पकड़े गए, लेकिन किसी केस में भी वर्धा का नाम कभी नहीं आया। दाऊद का नाम आया बहुत सारे केसेस में, छोटा राजन का नाम आया बहुत सारे केसेस में, लेकिन कभी वर्धा का नाम किसी केस में नहीं आया। और अंत में जब उसको पहली बार अरेस्ट किया गया, जिसके बाद वो बम्बई छोड़ के मद्रास गया, चेन्नई गया, वो केस आप सुन के हैरान रह जाओगे। क्या कंप्लेंट थी? कोई मर्डर का केस नहीं था, कोई एक्सटॉर्शन का केस नहीं था, कोई आपदा वसूली का केस नहीं था। वो केस था कि उसके घर के नीचे एक इडली बनाने वाला बैठता था, इडली डोसा, और वो सारा दिन सुबह से रात तक, लेट नाइट तक उसकी जो कड़छी चलती रहती थी तवे से, उसकी एक आवाज़ निकलती थी। और वर्धा की बिल्डिंग, वर्धा ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था, उसी बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर पे कोई पड़ोसी था, उस ओल्ड लेडी थी एक, वो और उसका हस्बैंड काफ़ी उम्र के थे, वो रहते थे। उन्होंने कंप्लेन किया कि जो वो इडली डोसे वाला हमारी दीवार के साथ बैठा है, वो इतनी आवाज़ करता है, इतने लोग सारा दिन आते हैं, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है फुटपाथ पे बैठने का, कोई वहाँ पे बिजनेस करने का कोई मंजूरी नहीं है, वो आदमी हमें डिस्टर्ब करता है ओल्ड एज में। ये बड़ा अजीब किस्सा है कि एक छोटे से केस में वर्धा राजन को केस रजिस्टर करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया इंक्वायरी के लिए। इसका कारण एक था कि कोई भी आदमी वर्धा के खिलाफ कंप्लेंट देने से डरता था।
एक तो लोगों ने उसके पहले कोशिश की थी कंप्लेंट करने की, लेकिन वो बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो आदमी गुल हो गए। कहाँ गए, कहाँ उनकी लाश तक नहीं मिली। तो इसलिए वर्धा का हवा इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ शिकायत नहीं करता था। तो जैसे एक बार पुलिस स्टेशन की चौकी जला दी उसने, उसमें वर्धा ने बोल के जलवाई थी, लेकिन कंप्लेंट में जो नाम लिखे गए वो वर्धा के छोटे मोटे कारिंदों के थे, वर्धा का नाम नहीं था। पुलिस वाले भी उसका नाम कंप्लेंट में नहीं लिखते थे, क्योंकि अगर कंप्लेंट में नाम लिखा जाएगा तो उसको इंक्वायरी के लिए बुलाना पड़ेगा, और कोई भी ऑफिसर वर्धा को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना चाहता था। तो ये वर्धा का एक दबदबा था। एक पड़ोसन की कंप्लेंट कि इडली डोसे वाला हमें सोने नहीं देता, हमारी शांति को भंग करता है, वो एक केस रजिस्टर हुआ वर्धा के खिलाफ कि इसको प्रोटेक्शन जो है वो वर्धा की है। हम उसको कुछ कहते हैं तो वर्धा उनको उसको संरक्षण देता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक केस था। उसके अलावा वर्धा के ऊपर कोई केस नहीं। जो उसके एंड में उसके बाद काफ़ी लोग आगे आए करने के लिए कंप्लेंट्स, लेकिन उसके पहले वर्धा को लगा कि अब मुझे तंग करेंगे, छोड़ के भाग गया। अब सोचिए वर्धा को इतना अहंकार क्यों था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी का ज़माना था, उसका उस तभी संजय गांधी भी जिंदा था। तो एक कोई स्कीम बनी थी, जो शहरों में जो झोपड़पट्टियाँ होती हैं उनको रीडेवलपमेंट करने का, वो स्कीम की जो शुरुआत की थी वो संजय गांधी ने की थी। तो एक बार संजय गांधी को भी बुलाया गया धारावी में, जो वर्धा का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी को बुलाया गया वहाँ पे, और उस मंच पे इंदिरा गांधी के साथ बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर आए। उस समय जो इंदिरा गांधी के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी था कांग्रेस में, वो था जी के मूपनार। जी के मूपनार भी तमिलनाडु का था, वर्धा का खास दोस्त था, भाई बने हुए थे। तो उसकी वजह से वर्धा को भी इंदिरा गांधी के साथ कुर्सी में मिली बैठने के लिए। उसके बाद राजीव गांधी एक बार आए, कोई 100 करोड़ रुपए की ग्रांट धारावी को देने के लिए। उस फंक्शन में भी वर्धा राजन राजीव गांधी के साथ। तो इस किस्म के सैकड़ों दर्जनों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेतागण वर्धा के साथ उठने में बैठने में फ़ख्र महसूस करते थे। उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग, अमिताभ बच्चन ख़ास तौर पे, वो गणपति के जब शुरुआत होती थी मटुंगा में, जिसको वर्धा बही की गणपति कहते थे, वहाँ पे अमिताभ बच्चन पहले दिन पूजा के लिए जरूर आता था। इसी तरह और काफ़ी सारे एक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के, साउथ के काफ़ी एक्टर वो वर्धा के दरबार में हाजिरी लगाते थे। तो इतना एक नाम अपने नाम का पैदा उठाते हुए, अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को फ्लाउट करते हुए एक जो दबदबा वर्धा राजन ने बनाया, वो मुझे लगता है कि एंड में वो भी काम नहीं आया। उसको भी रिलेशन बनाने की बहुत कला थी उसमें, बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ते बनाने, और छोटे लोग जो काम के थे उनके साथ कभी वो बिगाड़ता नहीं था, उनका नुकसान नहीं करता था। प्रेस वालों के साथ खास तौर पे उसने कभी पंगा नहीं लिया। अगर प्रेस वालों के साथ पंगा लेना होता, सबसे बड़ा पंगा मेरे से ले सकता था। मैंने सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ लिखा। मैंने उसकी वो पुलिस वालों के साथ जो वार्ता हुई थी, उसकी टेप मैंने छापी, किस्सा कैसेट का मेरे अखबार में छपी थी, और वहाँ से काफ़ी उसका नुकसान होना शुरू हुआ। वो लोगों को बोलता तो ज़रूर था कि मुझे 3 जो इस एक नाम जैसे लोग हैं उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया है। उनमें पहला नाम लेता था वाई.सी. पवार का, दूसरा नाम लेता था विष्णु कुम्भार का, जो एनटेपल के सीनियर थे, बाद में क्राइम ब्रांच के एसीपी बने, और तीसरा बलजीत परमार। तो पवार, कुम्भार, परमार, ये तीनों ने मेरा बहुत नुकसान किया। वर्धा अक्सर बोलता था अपने खास लोगों को। रिश्ते बनाने की जहाँ तक बात करते हैं, एमजीआर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेट्रा कज़म के, डीएमके, एआईडीएमके। वो पुराने एक्टर थे, और वर्धा के साथ उनकी बहुत बनती थी। तो एक बार उनका बर्थडे था, तो वर्धा राजन ने एक नई एम्बेसडर गाड़ी खरीदी,
जैसे मैंने आपको बताया है किस्सा वो बिहार के कामदेव सिंह ने 100 गाड़ियाँ एम्बेसडर खरीदी थी इंदिरा गांधी की रैली के लिए। तो मुंबई में उन दिनों में एक स्पेशल सीरीज़ शुरू हुई थी। उसका सीरीज़ का नंबर प्लेट पे जो लगता है वो MGR था। वो सीरीज़ का जो पहले 3 लफ्ज़ थे। अभी तो महाराष्ट्र 1 2 3 ऐसे हो गया, पूरे देश में वो नंबरिंग का सिस्टम चेंज हो गया। तो पहले वो जब MGR की सीरीज़ आई तो उसमें वरदा राजन ने एक गाड़ी वो खरीदी उस सीरीज़ की जिस पे MGR का ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ था, जो भी था 1900 समथिंग। तो वरदा राजन ने उस नंबर की ख़ास तौर पे वो गाड़ी खरीदी, उसको रजिस्टर करवाया महाराष्ट्र में। तो गाड़ी का नंबर वही था MGR, आगे उसका ईयर ऑफ बर्थ। तो वो गाड़ी लेके यहाँ से स्पेशली मद्रास भेजी गई MGR के बर्थडे पे, उसके जन्मदिन पे उसको गिफ्ट देने के लिए। तो ये वरदा राजन की एक खूबी थी, लोगों को, बड़े लोगों को खुश करना है तो कैसे करना है। इसी तरह उसकी दोस्ती थी सबसे ज़्यादा हाजी मस्तान से। हाजी मस्तान भी तमिलनाडु के थे, एक ही भाषा बोलते थे, तमिलियन। अब हाजी मस्तान को उर्दू नहीं आती थी, उसको खाली तमिल पढ़ना लिखना आता था। तो मुंबई में तमिल के अखबार नहीं मिलते थे, चेन्नई से अखबार बाई एयर आया करते थे और वहाँ से उनका आदमी एयरपोर्ट से जाके लेके आया करता था। तो उसको अपने दोस्त को खुश करने के लिए कि उसको ताज़ा खबर जल्दी मिले तमिलनाडु की या देश की, तो वरदा राजन ने एक वहाँ एंटोपिल में एक एरिया में एक अपना अखबार शुरू करवा लिया। कुछ बंदे आगे खड़े करके प्रिंटिंग प्रेस लगा के मराठी या मरासू उसका नाम रखा। वो तमिल में छपता था और तमिलनाडु की ज़्यादा खबरें होती थी। तो वो अखबार जो है वो हाजी मस्तान को भेजा जाता था पढ़ने के लिए। दोनों भाई बने हुए थे। तो कुछ ऐसी बात चली आपस में वरदा की और हाजी मस्तान की, जिसमें वरदा ने भी कहा कि मैं अगर कहीं भी मरूं तो मेरा जो लास्ट राइट्स हैं वो मुंबई में होने चाहिए, क्योंकि जो मुझे दिया है इस शहर ने दिया है। चेन्नई से तुम बचपन से भाग के आ गया था, तो मेरा जो संस्कार है वो मुंबई में होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जैसे मर्जी आप कहिए, यहाँ से भागने के बाद 88 की बात है मेरा ख्याल, तो वरदा राजन को चेन्नई जाना पड़ा। वहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद बीमार होने से उसकी मौत हो जाती है वरदा राजन की। और हाजी मस्तान यहाँ से चार्टर्ड प्लेन इंडियन एयरलाइंस का करके खाली जहाज़ यहाँ से लेके पायलट को लेके चेन्नई जाता है। वहाँ से वरदा राजन की बॉडी उस जहाज़ में रख के मुंबई लाता है और साइन क्रेमेटोरियम में जो वरदा राजन के घर से धारावी से कोलीवाड़ा से नज़दीक पड़ता है, साइन हॉस्पिटल के पास है एकदम, वहाँ पे उसके लास्ट राइट्स किए जाते हैं। और ये उसकी दोस्ती पालने का एक तरीका था। इसी तरह करीम लाला के साथ दोस्ती थी, लेकिन करीम लाला उसको हमेशा थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे रखते थे, क्योंकि करीम लाला को ब्लड शेड, मारना, खून करना, मर्डर करना, फरौती ये लेना उनको अच्छा नहीं लगता था। तो हाजी मस्तान से करीम लाला की दोस्ती ज़्यादा थी, क्योंकि ये सब काम हाजी मस्तान भी नहीं करता था। वो तो एक ब्लू ब्लडेड या थॉरोब्रेड स्मगलर था। उसने कभी क्राइम किया नहीं ज़िंदगी में, उसने कोई मर्डर नहीं किया, कोई हफ्ता वसूली नहीं किया। कभी कोई तकलीफ़ आती थी तो पहले दिनों में वो करीम लाला की हेल्प ले लेता था। कहीं उसका स्मगलिंग का माल कुछ लोग लूट के ले गए, जो चोरी हो गया या कुछ और गड़बड़ हुई, तो करीम लाला के जो पठान गैंग के लड़के थे वो उसकी मदद कर देते थे। बाद में जब करीम लाला ने वो सब छोड़ के आराम से बैठने का रिटायरमेंट ले ली, तो काफ़ी सारा काम वो वरदा राजन किया करता था। तो वरदा की अपनी स्मगलिंग सिंडिकेट भी थी। जब हाजी मस्तान ने स्मगलिंग बंद की अपनी इमरजेंसी के बाद, तो उसका काफ़ी सारा हिस्सा स्मगलिंग ऑपरेशंस का वो उसने वरदा को दे दिया, और काफ़ी सारा हिस्सा जो था वो यूसुफ पटेल और दाऊद इब्राहिम के लोगों ने वो संभाल लिया। तो इस तरह से वरदा हर शख्स के साथ जो उसके काम आ सकता है कहीं ना कहीं, उसके साथ बहुत बना के रखता था और उसको
पेमेंट भी करता था, फ्री में काम नहीं करवाता था। ये उसका एक और असूल था। आपको मैंने बताया था कि छोटा राजन और बड़ा राजन ने जो पहला बड़ा क्राइम किया था जुहू पे, जो जॉन को मारा था, जॉन परेरा को, वो वरदा राजन की सुपारी थी। एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। जॉन परेरा वो प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहता था, वरदा उसको खरीदना चाहता था। वरदा ने अपने आदमी नहीं भेजे, वो काम सुपारी दे के, पैसा दे के बड़ा राजन और छोटा राजन से करवाया। तो उनकी जगह पे, ताकि वो पकड़े नहीं जाएं, वरदा ने अपने 6 डमी आदमी क्राइम ब्रांच में पेश करवा दिए कि इन लोगों ने क्राइम किया है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, विटनेसेस ने बताया कि इसमें तो और लोग थे, ये लोग तो थे नहीं। तो वो केस रीओपन करके उन लोगों को जो पकड़े थे उनको छोड़ा गया, और बड़ा राजन और छोटा राजन और उसके गैंग मेंबर्स को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। तो ये वरदा के काम करने के तरीके थे। वो अपने लोगों को अपनी तरीके से जीने की इजाज़त भी देता था, अपना हिस्सा लेके बोलता बाकी जो आपने करना है वो आप कीजिए। तो बहुत बड़ा नेटवर्क था वरदा का। एक तो पूरी चेन, सप्लाई चेन थी उसकी इलिसिट लिकर की, जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई थी जो मुंबई के बाहर से दारू लेके शहर में आती थी और डिस्ट्रीब्यूट करती थी। उसके साथ उन गाड़ियों को चलाने वाले ड्राइवर, एक एक साथ में अटेंडेंट, फिर उनके लिए वर्कशॉप खोल के दी जहाँ पे वो गाड़ियों को स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था। उनके इंजन की पावर बढ़ाने के लिए उनके जेट नए लगाए जाते थे, पाटे ज़्यादा चढ़ाए जाते थे। वो पूरा एक उसने सेटअप पूरा बना के दिया ताकि उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं हो। उसके साथ जो सीबी कंट्रोल ब्रांच जो पुलिस की थी, जो इलिसिट लिकर और लिकर पे कंट्रोल रखती थी, उसके अफसरों के साथ बना के रखना। और उसी तरह जो स्टेट एक्साइज के लोग हैं जो दारूबंदी की प्रोहिबिशन का ख्याल रखते थे, उनको रेगुलर हफ्ता देना और उस रूट से लेके आना जहाँ उसके अपने आदमियों को कोई तकलीफ़ ना हो। इस तरह अपने लोगों को संभालता भी था, और जो कोई आदमी तकलीफ़ में होता था उसकी मदद भी करता था। बहुत से गरीब लोगों को वो उसकी मजबूरी में, उनकी तकलीफ़ में उनको पैसे भी देता था, किसी नौकरी दिलवा देना, किसी को कहीं पे काम पे लगवा देना। तो ये काम वो काफ़ी सारे लोगों को उसने इस तरह से बिज़नेस खुलवा के दिए। एक कोई शख्स था, फोटोग्राफर था, उसके पास काम धंधा नहीं था, उसको धारावी में एक फ़ोटो स्टूडियो खोल दिया। उस आदमी ने अपने दरवाजे पे वरदा राजन की आदमकद फ़ोटो लगाई हुई थी, और इतनी फ़ोटो इस तरीके से खींच के लगाई गई थी कि ऐसे लगता था जैसे उस दुकान पे वरदा राजन खुद खड़ा है। तो लेकिन जब दरवाज़ा खुलता तो मालूम पड़ता था कि वो तो दरवाजे पे पेश की गई है। तो इस तरीके से वरदा राजन ने अपना नेटवर्किंग जो थी वो एंड तक स्ट्रॉन्ग रखी। लेकिन जैसे मैंने कहा, सब लोग उसके काम पे आए लेकिन पॉलिटिशियन कोई काम पे नहीं आया। जब उसके ऊपर पुलिस का प्रेशर बढ़ा, उसका तो कारण ये भी था कि जो बड़े ऑफिसर थे उस टाइम पे, वो पॉलिटिशियन की भी नहीं सुनते थे। जूलियो रोबेरो पुलिस कमिश्नर थे और वाई.सी. पवार डीसीपी था। उसके बाद में राकेश मारिया डीसीपी आया। वरदा ने लाख कोशिश की वाई.सी. पवार को ट्रांसफ़र करवाने की, कितनी बार उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर निकले, लेकिन रोबेरो ने किसी ऑर्डर को नहीं माना। रोबेरो की जगह पे कोई और पुलिस कमिश्नर होता तो मुझे लगता है कि शायद वरदा राजन इतनी जल्दी मरता भी नहीं और इतनी जल्दी हारता भी नहीं। तो ये उसकी एक नेटवर्किंग की, रिलेशंस की एक कहानी थी। जो बात शुरू हुई थी छोटा राजन से, दाऊद से, कि उनकी नेटवर्किंग और उनका जो रिलेशनशिप कैसे रखते थे, अपने लोगों को कैसे संभालते थे, उनकी एक कंपैरिजन आप जो इस किस्म की किस्से कहानियाँ सुन के अपने आप लगा सकते हो। फैसला आपके हाथ में है। कल सुनाएंगे आपको अमर नायक का किस्सा कि कैसे अमर नायक अपने गैंग को चलाता था, उसकी वर्किंग क्या थी, नेटवर्किंग क्या थी। जैसे वरदा राजन के केस में पॉलिटिशियंस ने ही उसको धोखा दिया, उसी तरह अमर नायक को भी अगर मार पड़ी तो वो पॉलिटिशियंस की वजह से पड़ी। कल का किस्सा देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।